हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैं आपको करवा रही हूँ प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। प्री बोर्ड जो कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हो चुका है और सभी में ये सेम ही पेपर आया है, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन नंबर ए एंड बी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और आज हम सेक्शन नंबर सी करेंगे, जिसमें 3-3 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करना है, क्योंकि टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इस बात को पकड़ना, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स यानी ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। जितनी भी तरह के ट्राइंगल्स आप बना सकते हो, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब इस ए नाम के सेट में आ गए हैं। एंड आर इज द रिलेशन विच कंटेन्स T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर T1 और T2 वो दो ट्राइंगल हैं कि अगर T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है तो वो दोनों रिलेशन में होंगे। आपको शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, हमने मान लिया कि T1 कोई ट्राइंगल है जो सेट ए को बिलोंग करता है, तो हम सबको ये बात क्लियरली पता है कि कोई भी ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर जरूर होता है, यानी T1 T1 के सिमिलर हो गया। और जब T1 T1 के सिमिलर हो गया तो T1 और T1 का पेयर रिलेटेड हो गया, यानी T1 T1 से रिलेटेड हो गया। और ये रिजल्ट ए सेट में आने वाले हर ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। क्लियर है? अब आ जाओ टॉपिक नंबर 2 पर, जो कि है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि T1 और T2 कोई ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं जो ऑलरेडी रिलेटेड हैं, यानी कि T1 इज रिलेटेड टू T2, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, T1 इज रिलेटेड टू T2। अब एक बात सुनो, जब T1 T2 से रिलेटेड है तो बाय डेफिनेशन T1 इज सिमिलर टू T2, और जब T1 T2 के सिमिलर है तो इस बात को मैं उल्टा करके लिख दूं कि भैया T2 T1 के सिमिलर है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ए बी के इक्वल है या बी ए के इक्वल है, एक ही बात है। पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है या दूसरा ट्राइंगल पहले के सिमिलर है, एक ही बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? T2 T1 से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि T2 T1 के सिमिलर है। और ये रिजल्ट इस तरह के सभी ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल होगा। तो ये जो रिलेशन है हमारा वो अब क्या हो जाएगा? रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो कि है हमारी ट्रांजिटिविटी। बिल्कुल आसान है, आप इसको अपने आप से भी कर सकते हो, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ट्रांजिटिविटी में प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि हमें 3 ट्राइंगल लेने हैं। हमने मान लिया T1 T2 T3 3 ट्राइंगल हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि T1 T2 से रिलेटेड है एंड T2 T3 से रिलेटेड है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। T1 अगर T2 से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। जब पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब T1 और T3 क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंगिंग टू सेट ए। तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया एंड हैंस हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस भी हो जाता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इक्विवेलेंस के लिए, मैं कहना चाहूँगी। तो हम जल्दी से अपना इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपने क्या दिखाना है कि ए बी डैश और बी डैश ए डैश दोनों इक्वल है। ए ये है कॉलम मैट्रिक्स 0 1 2, बी ये है रो मैट्रिक्स 1 5 7। तो इनको लिख लेते हैं और फिर रिजल्ट अपना प्रूव करके दिखाते हैं। ए है बच्चों 0 1 2 और बी है बेटा जी 1 5 और 7। अब आप कर लो ए बी, तो 0 1 2 और 1 5 और 7। अब मल्टीप्लाई कर दो,
देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से करोगे 0, 0 को 5 से करोगे 0 और 0 को 7 से करोगे 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1, 5 और 7, अब 2 से करो 2, 10 और 14, ये आ गया ए बी। और अब आप ले लो ए बी का ट्रांसपोज, अरे ये 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करना है ना सबको, तो 0, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू मिल चुकी है, राइट साइड के लिए पहले आपने लेना है ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे फोकस करना है राइट हैंड साइड पर, तो ए ट्रांसपोज, ए आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करोगे रो मैट्रिक्स बन जाएगा। बी ट्रांसपोज, बी आपका रो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लोगे कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है बी डैश ए डैश, तो बी डैश को ले लो 1 5 7, ये भी बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, 0 1 और 2, पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 0 से करोगे 0 1 और 2, 5 को करोगे तो 0 5 10, 7 से करो 0, ये 1 और 2 अलग अलग हैं, ये 12 नहीं है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना दिमाग में, ये 1 है, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को चेक करो, 1 इज इक्वल टू 2 एंड वी आर डन। हमें यही प्रूव करना था कि जो आपका ए बी का डैश है और जो आपका बी डैश ए डैश है, दोनों का जो आंसर आ रहा है ये मैट्रिक्स सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। डिटरमाइन इफ द फंक्शन, इसमें चॉइस आपको जो सैम्पल पेपर्स है, जो प्रैक्टिस पेपर है, उनमें 2 चॉइसेज है, इसमें एक ही चॉइस गिवन है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फाइनल में आपको डबल चॉइस मिलेंगी। डिटरमाइन इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 पे वैल्यू है, यानी 0 पे वैल्यू तो 0 आ गई। अब हमें केवल 0 पर लिमिट चेक करनी है इस फंक्शन की, अगर दोनों लिमिट्स लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो जाती हैं और वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि लेफ्ट राइट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, क्लियर है। अब जब आप यहाँ लिमिट रखोगे तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 और यहाँ आएगा साइन ऑफ 1 बाई 0 जो कि आपको इन्फिनिटी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसके लिए क्यों ना हम अपना लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर चलते हैं। मैं इससे भी करा सकती हूँ आपको कि इससे आप क्या करोगे, इससे भी मैं बता देती हूँ कि ये है एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0, और इसको हम देखो 1 बाई 0 का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 बाई 0 का मतलब वी आर अप्रोचिंग टू, लिमिट का मतलब वी आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब साइन के अंदर जो एंगल है वो कहीं भी अप्रोच कर जाए उसकी वैल्यू -1 एंड 1 के बीच आएगी जब तक ये एंगल 0 ना हो जाए, तो इस वैल्यू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, तो आपकी लिमिट 0 आ जाएगी, वैल्यू ऑलरेडी आपकी 0 है। फिर भी आप यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। इसमें आप क्या करो कि x को आप ले लीजिए 0 माइनस एच, और एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड वी गेट h टेंड्स टू 0, तो ये जो रिजल्ट है ये बन जाएगा लिमिट x की ये एक मिनट इसको मत गड़बड़ कर देना, यहाँ 0 माइनस है। अब इसको देखो एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाय माइनस एच, और लिमिट का साइन तो पहले से है h टेंड्स टू 0, कि यहाँ आप लिखो कि वी नो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच लाई करती है, और ये एंगल 0 नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी जो साइन ऑफ -1 बाई एच की वैल्यू है वो भी -1 और 1 के बीच कोई फाइनाइट कांस्टेंट होगा, तो हमने मान लिया कि साइन ऑफ -1 बाई एच की वैल्यू कोई a है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो जब यहाँ इस लिमिट को आप सॉल्व करोगे और यहाँ लिमिट रखोगे तो ये बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाई a जो कि 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई।
ऐसी राइट हैंड लिमिट आप करोगे, मैं अब उसको सॉल्व नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं लूँगी 0 प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, और सब जगह यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा और वो भी 0 आ जाएगी। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर वैल्यू 0 आ जाएगी और आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने जब चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी करवा रखा है वहाँ पर भी समझा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, यहाँ मैं फंक्शन लिख देती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर इज ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, 0 माइनस 6 2 दूनी 4, थोड़ा सा और इसको माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया 2x प्लस 3। क्लियर है, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3। उठा के एफ डैश एक्स को 0 रख दो तो माइनस का 2 इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा आपका, माइनस का 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 2x प्लस 3 0 हो जाएगा। 3 को राइट में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, यानी -3/2 पे ब्रेक है। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन 0 -1 -2 ये है -3/2 यानी 1.5। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन 2 पार्ट्स में बट जाएगी, या तो इससे लेस सारी वैल्यूज़ भाई -∞ से -3/2, और दूसरा केस बन जाएगा -3/2 से लेकर +∞ तक। दोनों केस ले लो। पहला केस ले लो, व्हेन प्रैक्टिस पेपर में, सैम्पल पेपर में इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। इसका मैंने एक ही तरीका आपको बता रखा है। देखो, अब हमारा जो x है वो इस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लो। तो मैंने ये माइनस का 2 ले लेना है। मैंने मान लिया कि x कितना है -2, और इसको आप पुट कर दो एफ डैश एक्स में। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स में -2 तो पहले से है, और यहाँ माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 4 प्लस 3 यानी -2 इंटू -1 यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। जब हम इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले रहे हैं तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल -∞ टू -3/2। और अब साइमल्टेनियसली ही हम दूसरा इंटरवल भी अपना चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ 3/2 से बड़े में, तो 0 ले लो, -3/2 से बड़े में। तो हमने ले लिया कि बल्कि पहले इंटरवल रखो कि जब x बिलोंग करता है किस इंटरवल को, राइट वाले को। राइट वाले का मतलब है भाई -3/2 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में मैंने 0 ले लिया, और इसको f डैश x में अगर मैं पुट करूँ, यहीं पे नज़र होनी चाहिए, तो बाहर तो -2 आ गया। जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगी तो 0 + 3 3 यानी -6 यानी लेस देन 0। इसमें हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। कौन से इंटरवल में? -3/2 टू इन्फिनिटी। आसान सा था। सेक्शन सी बहुत ही ज़्यादा आसान मुझे अभी तक लग रहा है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, दोनों ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। इवेलुएट dx/x² + 2x + 2, इसमें आपने करना है स्क्वेयर कंप्लीट। dx/x² + 2x + 2 का अंडर रूट के अंदर ही स्क्वेयर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस 2 को तोड़ दो। वैसे हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं 2, उसका आधा करते हैं और उसका स्क्वायर। तो 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर, 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। जब मैं 2 में 1 जोड़ूंगी और 1 घटाऊंगी तो मेरा कितना, ये 1 अलग हो जाएगा और ये 1 अलग, यानी 1 + 1 की सेंस में बन जाएगा। तो मैं यहीं पर तोड़ दूंगी कि x² + 2x + 1 + 1, इस 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया dx/अंडर रूट में आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है ये x + 1 का होल स्क्वायर है और ये 1 का होल स्क्वायर है। और अब हमारे यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी को आपने पेपर में ज़रूर मेंशन करके आना है कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² अंडर रूट इज इक्वल टू हो गया log mod ऑफ x + x² + a² का अंडर रूट और प्लस में
सी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना x की जगह x+1 है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ x+1 है और यहाँ x है, तो x नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा x+1 और प्लस अंडर रूट में वही टर्म फिर आ जाती है, इसकी ये पहचान होती है, और प्लस में c, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x+1। और इसको जब ओपन करोगे तो बेटा जी वही टर्म आ जाएगी जहाँ से हमने शुरू किया था, और प्लस में आ जाएगा c। दैट्स ऑल। बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की इंटरनल चॉइस। इवेल्युएट द इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x, ओनली टेंजेंट इनवर्स x की इंटीग्रेशन आपने निकालनी है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको इनटू में 1 लगाकर हम इसे बाय पार्ट्स करेंगे, और बाय पार्ट्स के लिए आपका रूल होता है आइलेट का। ठीक है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन को ऑलवेज फर्स्ट लेंगे, और 1 हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन तो उसको सेकंड, यानी इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे सेकंड, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करके टेंजेंट इनवर्स की इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1/1 + x² होती है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी टेंजेंट की डिफरेंशिएशन, 1 की इंटीग्रेशन और पूरे की ओवरऑल इंटीग्रेशन, जिसका साइन हम पहले ही बाहर लगा चुके हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं, टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज, और इस 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो एक और x आ जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/1 + x², और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, और ये वाला dx यहाँ बच जाएगा। मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको अल्टर कर दूंगी, एक स्टेप मैं यहाँ कम करूंगी। ये जो x था मैंने यहाँ ऊपर ले लिया, और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मैं ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकूँ। x को आगे ले लो, इसको x को, इस x को तो आगे ले लो, मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट इनवर्स x और 1/2। अब मेरी बात सुनो, ये वर्बल है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर f'(x/f(x) आ रहा है तो ये हो जाता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x + c)। और आप चाहो तो मैं आपको इसका प्रूफ ये करवा भी देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने 1 + x² को z रखना है, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx dz हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला तो dz और नीचे वाला z, तो ये बन जाएगा log ऑफ मोड z, और z की जगह पर आप क्या रख दोगे 1 + x², तो ये बन गया log मॉड ऑफ 1 + x² + c। और आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो, इससे आसान क्वेश्चन दे नहीं सकता एग्जामिनर, यानी कि 3 6 जा 18 मार्क्स तो ये आपके श्योर होने चाहिए थे। और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये प्रैक्टिस पेपर में भी आया था, मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आता है 3 डायमेंशन में आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आपने वेक्टर को यूज़ करना होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमें पता हैं, तो उसकी कोई 2 एडजेसेंट साइड्स को हम एज ए वेक्टर ले लें, और हाफ ऑफ AB क्रॉस AC के मैग्नीट्यूड की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाती है। तो इन वर्टिसेस को देख के पहले हम वेक्टर AB बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रैक्टिस पेपर में बता रखा है, OA OB OC, फिर बनाओगे वेक्टर AB। तो 1, थोड़ा और जूम करूँ क्या इसको, अब देखो 1 -1 दिख रहा है ना अब आपको वेक्टर A, तो ये ऐसे बनेगा B - A, तो 1 - 1I + 2 - 1J + 3 - 1K, तो वेक्टर ए भी हो गया 0I यानी J + 2K। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए बी। और जब ए से ही लूँगी मैं, एक बात का ध्यान रखना, ए से ही, तो वेक्टर ए सी। अब मैं बात कर रही हूँ वेक्टर ए सी की, तो ये तो ए हो गया और ये सी हो गया, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे I और प्लस में 2J। अब आप ले लो ए बी क्रॉस ए सी और फिर उसका कर देना हाफ, तो ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा IJK। हाँ, 0 1 2 और 1 2 0, किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट से भी कर लो, फर्स्ट रो से कर लो, I ब्रैकेट में 0 - 4 - J, ये रो और कॉलम गया तो 0 - 2 और प्लस K, ये गया तो 0 - 1।
ये आया बच्चों -4i + 2j और -k। ये आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। और ए बी क्रॉस ए सी का अब आप ले लो मैग्नीट्यूड। तो ए बी क्रॉस ए सी का जब मैं मैग्नीट्यूड लूँगी तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 + 1 का अंडर रूट यानी √21 आ जाएगा। और इस वैल्यू को जब मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में पुट करूँगी, मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी = 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, जो कि 21 है। तो ये हो जाएगा √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था बेटा जी आपके प्री बोर्ड नंबर 2 2024 का सी सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर डी का सॉल्यूशन। इसमें हमारे आएंगे अपने 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन। ये देख लो 32, 33, 34 और 35। इसमें आपको 2-2 चॉइस दे रखे हैं, तो मैं आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 32 पर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स से हमको सॉल्व करना है और इस तरह की काफ़ी प्रैक्टिस मैं भी करवा चुकी हूँ और आप भी कर चुके हैं। मैंने प्रैक्टिस पेपर्स में कराए हैं, सैम्पल पेपर में कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कराए हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस मैंने यहाँ आपकी राइट कर दी हैं। दिस सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax = b, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसी से मैं आपको कराऊंगी क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, हमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। आपको बस सॉल्यूशन का हिंट देना मेरा मोटिव है यहाँ पर। तो x आ जाएगा x, y, z और b हमारा आ जाता है 5 - 4 3। सबसे पहले हम चेक करते हैं a का डिटर्मिनेंट। तो वो आप सबको पता है 2 1 3 3 - 2 - 1 3 1 - 2। तो पहली रो से मैं एक्सपेंड करती हूँ 2, ये रो और ये कॉलम चला गया तो 4 + 1, ठीक है। 2 2 जा 4 और माइनस माइनस +1 5 आ रहा है। -3 के लिए ये रो गई और ये कॉलम गया तो -2 -3 और ये बच्चे -5 आ रहा है और +3 लिया तो -1 +6 आ रहा है। तो ये हो गया 10 + 15 और 5 × 15 और 30 40 और जो कि नॉन जीरो है। और जब अपना डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा जो इन्वर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन ऑलवेज होता है x = a इन्वर्स b। अब इन्वर्स के लिए आपका अगला स्टेप होता है एडजॉइंट निकालना। ये आपका मैट्रिक्स है। मान लो मैं पहले ही एलिमेंट का एडजॉइंट निकालूं, एक बताऊंगी बस, -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो और कॉलम हटा देंगे और इसकी पोजीशन लगाकर डिटर्मिनेंट बना देंगे। -2 1 -1 -2, ये बन गया 4 + 1 यानी 5। तो इस तरह से सारे के सारे एडजॉइंट्स कोफैक्टर्स एडजॉइंट के लिए मैं निकालूंगी पहले आपके कोफैक्टर्स। तो ये सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल रखे हैं, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। A11 5 है, A12 भी 5 है और A13 भी 5 है, ठीक है। ये NCERT में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। A22 - 13 है और A23 11 है बेटा। A31 9 है, A32 1 है और A33 -7 है। अब जब आप एडजॉइंट A बनाते हो तो वो आपको याद है ना, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर ऐसे चल रहे हैं वो ऐसे आ जाएंगे, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33, जो कि हमारा बन जाएगा बच्चों 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7। ये आ जाता है हमारा एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आ रहा है 40। जब इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया ताकि मुझे एक फ्रेम में ये दिख जाए। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करवाती हूँ। ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कहाँ गया हमारा, ये रहा 40 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/40 और इसको एडजॉइंट को मैं यहाँ एज इट इज लिख दूंगी 5 5 5 3 -30 11 9 1 और -7 है।
और अब आप ले लो अपना सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये जो मैट्रिक्स है अब मुझे एक बार फिर लिखना पड़ेगा, बस इसमें ना थोड़ा लिखने का ही काम ज़्यादा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ होता नहीं है। ये मैं होप करूँगी इस सेक्शन के सभी क्वेश्चन सब बच्चों के मतलब सही होने चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स से आ रहा है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आ रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, करवा के हम भी बल्कि बोर हो जाते हैं कि इतना सारा वही चीज़ बार बार आ रही है, सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, तो अब इसको कर दो मल्टीप्लाई 1/40, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 5 5 25 -12 प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, और भैया इसके बाद आपका सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा 25 घटा घटा जमा 13 4 जा 52 और प्लस में 3 और 5 5 जा 25 -44 -21, तो ये आ गया 1/40। ध्यान देना लेफ्ट में x चल रहा है और x का मतलब कॉलम मैट्रिक्स XYZ, इसको सॉल्व करो। 25 और 27, 52 में से 12 गए 40 और 52 और 3 55 और 25 80 और 25 में से 21 गए अपना 4 और माइनस का 44 और प्लस का 4 माइनस का 40, फुली डिवाइड हो गया, 40 एकम 40 दूनी 80 -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इसके इक्वल करेंगे तो x 1 है, y 2 है और z -1 है, और इस वैल्यू को आप अपनी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 × x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, z की जगह -1, राइट में 5 आना चाहिए, 2 3 दूनी 6 6 और 2 8 और 8 में से 3 गए 5, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये था आपका बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी का। इरेज कर देते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि आपकी इंटीग्रेशन है विद इंटरनल चॉइस है। यहाँ आपको एरिया गिवन है, ठीक है, और ऊपर इंटीग्रेशन है, तो पहले इंटीग्रेशन वाला ले लेते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल log ऑफ log x प्लस 1/log x होल स्क्वेयर और कंप्लीट टर्म dx। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना जो e की पावर x वाला था ना, कुछ कुछ उस तरह के फंडे पर है। देखो मैंने बताया था e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x dx हो, तो एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और दूसरा एज इट इज रखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब आप इसको क्या करो कि आप इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको नाम दे दो i और इसको कर दो इंटीग्रेशन, इसको अलग कर लो, log ऑफ log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वेयर dx। क्लियर हो गया। लेफ्ट में i है, राइट वाले में पहले वाले को i1 कर दो और दूसरे वाले को i2, और आपने बता देना है कि i1 क्या है। i1 है log ऑफ log x dx और i2 ये है, आप लिख देना, मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करवा रही हूँ। इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे, इनटू में 1 लेकर केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे, i2 को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस से आते हैं। आइलेट तो लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक सेकंड, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये अपना सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन यानी log ऑफ log x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, ध्यान देना बिल्कुल मैं पूरे तरीके से करा रही हूँ, log ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे की फिर इंटीग्रेशन। तो बाहर तो केवल 1 की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो तो अपना x आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा log ऑफ log x और मल्टीप्लाइड बाय x, log x ये अंदर है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/log x और अंदर वाले की फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x dx। ये हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। x मैंने आगे ले लिया थोड़ा सा, इससे एक लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है, और ये हो गया 1/log x dx, 1/log x की इंटीग्रेशन। अब इस पार्ट को फिर से हम अपना आइलेट वाले तरीके से करेंगे, तो इसके साथ मैं एक बार फिर से 1 लगा देती हूँ। ध्यान देना इधर वाले को तो छेड़ना नहीं है, x log ऑफ log x। अब ध्यान देना फर्स्ट लॉगरिथम फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड, ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस
इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो इसको देखो मैं कैसे लिखूंगी, नीचे है log x, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी log x की पावर -1 और सेकंड फंक्शन है 1 की डिफ्रेंशिएशन, हाँ इंटीग्रेशन dx। क्लियर हो गया, समझ में आई मेरी बात या नहीं? अरे ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस पहले की डिफ्रेंशिएशन, हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है जो कि 1/log x है, तो log x को मैं ऊपर ले गई तो पावर हो गई -1 और सेकंड की इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, बाकी को ब्रैकेट को ओपन करते चलो, x log ऑफ log x, इसको ओपन कर दो तो -x/log x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाने वाला है प्लस, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन होती है n x की पावर n-1, तो -1 आगे और log x की पावर -1 यानी -2 और log x की 1/x, और एक x यहाँ ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, ये नीचे आ जाएगा, इसको यहीं छोड़ूंगी। अब मैं देखना log ऑफ log x माइनस x/log x, ध्यान देना ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों मिलकर हो गए माइनस, इस पावर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1/log x का स्क्वायर dx। इस पे ध्यान दो, 1/log x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ ऊपर आऊँ तो जो हमने I2 लिया था वो भी यही था 1/log x की स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, तो इसकी जगह पर मैं I2 लिख सकती हूँ। ध्यान देना ये चल रहा था I1 लेफ्ट में इज इक्वल टू x log ऑफ log x माइनस x/log x, और ये हो गया -I2, ये आ गई बच्चों I1 की वैल्यू। और अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जाऊं तो I को मैंने लिया था, ये रहा I को मैंने लिया था I1 + I2, I1 की वैल्यू आ चुकी है तो उसमें इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ हम ले लेंगे I इज इक्वल टू I1 + I2, और I1 की वैल्यू ये पूरा आ चुका है क्या, x log ऑफ log x माइनस x/log x माइनस I2, ये पूरी वैल्यू I1 की है, और ये प्लस का I2 अलग था, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और जो अपना लेफ्ट वाला इंटीग्रल है, अब ये ध्यान देना कि अब इंटीग्रल ख़त्म हो चुका है, और जब इंटीग्रल ख़त्म हो चुका है तो आप आंसर में C यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाएंगे, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका ये आंसर आ जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसको आपने इंटीग्रेट करना था, तो मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा डिफरेंट था, बट ये आपके NCERT में ही है इस तरह का आपका क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा आपने ध्यान रखना है। फिर से मैं बता दूं कि केवल 2 पार्ट कर दिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, I1 + I2, इसको सॉल्व करो बाय पार्ट्स, 2 बार बाय पार्ट्स यूज किया, एक बार यहाँ यूज किया और एक बार बाय पार्ट्स हमने यहाँ यूज किया, तो वो अल्टीमेट हम यहाँ पर पहुँच गए, ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसी में एक इंटरनल चॉइस दे रखी है जो कि आपका NCERT का एग्जाम्पल है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आपके प्रैक्टिस पेपर में भी 2 मैं करवा चुकी हूँ, उनमें पूछा गया है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x² + a² + y² = 1, जिसका आंसर πAB आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है NCERT में, भाई x² / a² + y² / b² = 1, और a हमेशा b से बड़ा होता है, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा जिसमें x एक्सिस मेजर एक्सिस है, ये पॉइंट a, 0 है और ये पॉइंट 0, b है। एलिप्स चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, तो एक एरिया निकालेंगे, ये शेडिड वाला एरिया। देखो पहले मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल देती हूँ, बहुत जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को करवाऊँगी, क्योंकि जो बच्चे मुझे रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने तीनों तो दोनों प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर देख लिए होंगे। अंडर नहीं करना, अंडर अगले स्टेप में यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है और फिर यहाँ करना है, तो ये बनेगा y/b, प्लस माइनस नहीं लूँगी मैं, केवल प्लस का साइन लूँगी, तो ये बनेगा a² - x² का √a, y को उधर ले जाओ, b/a √a² - x², ये आ गई y की वैल्यू। और अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से a तक, ठीक है भाई, ये 0 है और ये a है, 0 से a तक y dx हो जाएगा, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है, जो शेडिड एरिया है OA BO, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर
हाँ, इसको लिख देना। मैं ना करते हुए भी आपको बहुत डिटेल में समझा देती हूँ। शेडिड एरिया हो जाएगा y की इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू a, दिखा दिया था मैंने। तो ये हो जाएगा b, y की वैल्यू ये है जिसमें से b बाई ए बाहर आ जाएगा, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx। इसका फॉर्मूला बार बार हम कर रहे हैं, अंडर द लिमिट्स 0 टू a। तो बहुत मैं आराम से, मतलब इसको जल्दी ही कराना चाह रही हूँ मैं। ये बन जाएगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला एलिप्स वाले हर क्वेश्चन में यूज होगा। अब आप यहाँ अपनी लिमिट्स पुट कर दो। जब a रखोगे तो ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर गया 0, जब यहाँ a रखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए जो कि 1 हो जाएगा। 0 रखोगे तो इसकी वजह से ये 0 और ये 0, सारा 0। साइन इनवर्स 1 होता है अपना 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो ये है ए स्क्वेयर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 2। ए से ए कटेगा, पाई ए बी बाई 4, ये आएगा पाई ए बी बाई 4 जो कि एक क्वाड्रेंट का एरिया है। पूरे एलिप्स का एरिया निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू पाई ए बी बाई 4 जो कि पाई ए बी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इस यूनिट पर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, हमने ये सब क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस पेपर में भी बार बार किए हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये है A1। अच्छा, देखो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। और ये देखो, ये अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है ये इक्वेशन। 1 प्लस टी आई है, 2 माइनस 3 टी जे है, 3 प्लस 2 टी के, और इसमें एस है। तो इसमें टी और एस पहले हमें करने पड़ेंगे अलग अलग। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नया है नहीं। देखो पहली इक्वेशन ले लो, 1 प्लस टी आई, 2 माइनस 3 टी जे और 3 प्लस 2 टी के। बिना टी वाली टर्म्स आगे ले लो, यानी आई प्लस 2 जे और प्लस 3 के। पीछे पीछे वाली टर्म्स में से टी कॉमन ले लो तो आई माइनस 3 जे प्लस 2 के। और इसको भाई मैं लिख सकती हूँ बेटा A1 प्लस लैम्डा नहीं, टी B1। तो ये वेक्टर A1 हो जाएगा, ये वेक्टर B1 हो जाएगा। एंड अब सेकंड वाले को ले लो, तो सेकंड वाले को मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको इसको फोकस कर लो, डायरेक्ट सेपरेट कर रही हूँ। ये हो जाएगा R2 नहीं लिखना, R ही लिखना है यहाँ भी आपने। R इज इक्वल टू, ध्यान देना, 4i, पहला एलिमेंट उठा रही हूँ मैं, प्लस 5j और प्लस 6k, और फिर मैं s कॉमन ले लूँगी पीछे वाला, तो 2i प्लस 3j और प्लस में k। इसको मैं लिख सकती हूँ A2 प्लस SB2। क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, A1 B1। अब मैं इसी पे लिखूंगी भाई, इसी पे लिखूंगी। जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये A1 है, ये B1 है। अलग कलर ले लूँ तो ये वाला वेक्टर A2 है और ये वाला वेक्टर आपका B2 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेशन वहाँ कर दूंगी। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। अब निकाल लो A2 माइनस A1। ये वाइट में A2 है और ये A1 है, माइनस कर दो 3i प्लस 3j प्लस 3k। हो गया। अब निकाल लो B1 क्रॉस B2 i j k। B1 ऊपर है, ये रहा 1 माइनस 3 2, B2 ये रहा नीचे 2 3 1। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को पहले सॉल्व करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो ये बन गया, देखो डायरेक्ट करूँ मैं, चलो एक लाइन कर लेते हैं। -3 और 3 दूनी 6, -9, j बाहर 1 माइनस 4, k बाहर 3 जमा 6। ये हो गया -9i प्लस 3j और प्लस 9k। हो गया। और इसका ले लो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का 9 और 81, 81 और 81। देखो मेरी बात सुनना,
162 में 9 करोगे तो 171 का अंडर रूट 9 से भाग हो जाता है ये, 9 एकम 9 और 9 निम 81, 19 निम्मा, सुन लो मेरी बात, 19 निम्मा 171 होता है, तो ये हो जाएगा 3√19। क्लियर हो गया। अब मैं निकालूंगी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। देखो ध्यान से जरा, इस वेक्टर की और इसकी निकालूंगी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, A2 माइनस A1 जो मैंने येलो टिक किया है और डॉट B1 क्रॉस B2, दोनों वेक्टर को मैंने टिक कर रखा है। तो डॉट के लिए पहले पहले एलिमेंट उठाएंगे, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, जो कि कट के 9 आ गया। तो ऊपर वाली वैल्यू 9 आ गई, नीचे वाली वैल्यू 3√19 आ गई। इसको आप अपना थोड़ा शॉर्ट कर लो, सारी चीज़ें एक ही फ्रेम में आपको अब दिख जाएंगी। दिख गई। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, ऊपर 9 नीचे 3√19 का मैग्नीट्यूड, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3/√19। आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, ना करो तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन टू गिवन लाइंस। जल्दी कराया है, मैं खुद कह रही हूँ मैंने जल्दी कराया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा आपको करवा चुकी हूँ और सेम क्वेश्चन भी आपका पहले प्रैक्टिस पेपर में आ चुका है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। अब मैं इसकी डिटेल नहीं दूंगी, जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो वेक्टर ए हो गया I + 2j - 4k, और हमारी जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल परपेंडिकुलर है, इसके भी। ठीक है, तो जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो इसको अगर मैं B1 वेक्टर ले लूँ, इसको B2, तो मैं निकाल देती हूँ दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हो जाएगी IJK। नीचे वाले कंपोनेंट लो, 3 - 16 7 और भाई 3 8 - 5। ठीक हो गया। अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, तो I × 16 पंजे 80 घटा 56, आराम से करना। ठीक है, मेरी मिस्टेक में तो गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन आपकी में नहीं निकलेगी भाई। 16 पंजे 80 घटा 8 7 56, ये गया तो -15 -21 और थर्ड हो जाएगा K × 24 + 16 16 तिये 48, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 24I घटा घटा जमा 36J, 8 और 4 12, 72K। ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया, जिसको हम वेक्टर बी कहेंगे। फिर सुन लो मेरी बात को, समझ लो। हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इस वेक्टर ए में से तो पास कर रही है, और वो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर B1 B2 है और हमारी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बी है, तो वो B1 क्रॉस B2 के ही इक्वल है। और B1 क्रॉस B2 मैंने निकाल दिया, तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही थी वो आ गया, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आ गया। तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, R = A + λb, यानी I + 2j - 4k। अच्छा, तुम ऐसा कर सकते हो कि इसमें से 12 कॉमन ले सकते हो, ना लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 24I + 36j + 72k। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तीनों प्रैक्टिस पेपर में भी यही क्वेश्चन था। और अब इस सेक्शन का करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि LPP से है। फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है Z को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो Z आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में लिख देती हूँ 3x + 9y। इसको करना है मिनिमाइज। देखो मेरी बात सुन लो, इन दोनों कंस्ट्रेंट को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। अब पहला कंस्ट्रेंट ले लो, x + y > 10, इसकी बना दो इक्वेशन। तो x और y ले लो, x 0 y 10, y 0 x 10। क्लियर हो गया। अब साथ साथ मैं यहाँ ग्राफ भी बना रही हूँ, दिखेगा ना आपको ग्राफ ही, हाँ दिखना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स इसको बाद में देख लेंगे, 1 मिनट भाई, ग्राफ दिखना चाहिए। थोड़ा सा इसको और ऊपर ऐसे, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना। ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, नेगेटिव की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फेस इसको कट नहीं कर रहा होगा। 2 60 तक जा रहा है अभी, तो 5 10 15 20 25 30 ऐसे मैं ले रही हूँ। 5 10 15 20 25 30।
5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये हो गया बच्चे वाई एक्सिस। x 10, x 0, y 10 और y 0 तो x 10 और कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। हो गया, ये मेरी आ गई फर्स्ट लाइन। अब ध्यान देना, इसके अंदर मैं पुट करूंगी 0, तो 0 + 0 > 10 है, जो कि अपना फॉल्स है, तो 0 वाला एरिया नहीं है, इसका एरिया तो सारे का सारा अपवर्डेड है। अब आ जाओ दूसरी पर, x + 3y = 60, बीच में ले लो पार्टीशन, है ना। तो ये हो गया x और ये y, x की जगह 0 रख दो, 3y = 60, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू 60 आएगी। x 0, y 20 और x 60 पे चला गया, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो मुझे इधर स्लाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो मैं इधर करती हूँ भाई अब स्लाइड। अब तो मैं इसको इरेज क्या ही करूँ, 60 तक ले ही जाती हूँ मैं इसको, है ना। मुझे लगा 30 तक जाएगा। 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये आ गया 60। तो ये आपका ग्राफ यहाँ तक जाएगा और यहाँ जाके आगे ये इसको मिलेगा। अब इसमें ना ये चेक कर लो कि ये जो है अपना ये लेस देन का साइन है। 3x + 3y, इक्वेशन को ध्यान से देख लो कि x + 3y <= 60 है, तो 0 इज लेस देन 60 है, तो ट्रू आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा डाउनवर्ड। हो गया क्लियर, इसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड। अब बच गया एक और, x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y की जगह पहले मैं लूंगी x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y का ग्राफ खींचना बहुत आसान है। x 0 तो y 0, x 5 तो y 5, x 10 तो y 10, ये पॉइंट होगा, ये आ गया। ऐसे ही x 15 तो y 15, वो ये वाला पॉइंट होगा। तो बिल्कुल मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 45 पे बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये होती है। अब इसमें 0 0 पुट करके नहीं देख सकते, मैंने इसके लिए तरीका भी बताया था। किसी भी क्वाड्रेंट से कोई पॉइंट उठा लो, मान लो ये 20 और 5 मैंने उठा लिया। देखो ये कह रहा है कि x y से छोटा है। अब अगर मैं यहाँ 20 और 5 को उठाती हूँ तो x तो y से बड़ा आ रहा है, यानी ये तो गलत आ रहा है, यानी ये पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, है ना। मेरी बात समझ आई कि नहीं। अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाती हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा हिस्से को। अब मैं अगर यहाँ से कोई पॉइंट उठाती हूँ कि x 5 और y 10, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसमें पुट करती हूँ, अगर मैं इसमें x की जगह 5 और y की जगह 10 पुट करती हूँ, तो 5 इज लेस देन 10 आ रहा है, 5 इज लेस देन 10 आ रहा है, विच इज़ ट्रू। तो इसका एरिया ये ऊपर वाला हो जाएगा। अब सुनो, इसका भी ऊपर, इसके नीचे और इसके इधर वाला, और पहले क्वाड्रेंट में, तो ये आपका कंप्लीट कॉमन रीजन आ जाएगा। अब ये कैसा कर्व बन रहा है वो देखना पड़ेगा। ए बी और ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल सी और ये डी। अब आपका लास्ट काम रह जाता है ABCD फाइंड करो और उनको जेड में पुट कर दो। तो डी तो दिखाई दे रहा है, डी है 0 और 10, सी है 0 और 20, बच गया ए। तो ए के लिए अब मेरी बात सुन लो, L1 यानी पहली लाइन क्या थी, x + y = 10। तो मैं निकाल रही हूँ ए के लिए मैं सॉल्व करूँगी x + y = 10 और x = y को, तो इसमें मैं x की जगह y पुट कर दूँ तो y जमा y, 2y = 10, तो y की वैल्यू 5 आएगी और x की भी 5 आएगी। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 5। अब इस पे आ जाओ, इसकी जो इक्वेशन थी L2 की, ये रही भाई, देख लो यहाँ से, हाँ, x + 3y = 60। ध्यान देना, b की बात कर रही हूँ मैं। b के लिए अब मैं लूँगी x + 3y = 60, इसमें x की जगह y रखूँगी, तो y + 3y, 4y = 60, तो y की वैल्यू 15, तो x की भी 15 आ जाएगी। और ये जो b पॉइंट है बच्चों, ये हो जाएगा 15,15। चारों पॉइंट्स आ जाते हैं जिन्हें मैं यहाँ लिख देती हूँ। a आ गया 5,5, B आ गया 15,15, C आ गया 0,20 और D आ गया 0,10 और Z = 3x + 9y है, जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो 5 5 रखो, तो 5 × 15 जमा 45 60, 15 × 45, 9 5 15, निमा 135। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो तो आप देख लेना। 180
और 0 जमा 90, ये 90 दूनी 180 और 0 जमा 10 तो ये 90। तो मिनिमम वैल्यू 60 आ रही है किस पॉइंट पर, 5,5 पर। और हमने मिनिमम वैल्यू ही इसकी बतानी थी और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब एक सिंगल फ्रेम में मैंने दे दिया है। तो ये थे आपके सेक्शन नंबर सी और डी। सेक्शन नंबर ई भी बहुत जल्द मैं आपका अपलोड कर दूंगी। चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। डाउट्स हैं तो मुझसे डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर। थैंक यू।